हेलो एवरीवन, मेडिएक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट जेनेटिक्स में हम बात करेंगे आज टॉपिक डेवलपमेंटल डिले इन चिल्ड्रन कि बच्चों के अंदर ऐसे कौन कौन सी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चे के मेंटल, फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट पे अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें मैं टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा तो टर्मिनोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होता है? डेवलपमेंटल माइलस्टोन, डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मतलब है कि कोई भी बच्चा अपनी पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो अपनी पर्टिकुलर एज में करता है। ठीक है, तो दैट इज द नॉर्मल। तो इस नॉर्मल कंडीशन से परे जा कर के अगर मान लीजिए कोई चीज़ एबनॉर्मल कंडीशन में हो रही है कि बच्चा जो है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है वो अपनी पर्टिकुलर एज में नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशन जो है वो क्या कहलाती है? डेवलपमेंटल डिले कहलाती है। तो डेवलपमेंटल डिले क्या है? जस्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन का अपोजिट है। तो हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन की बात करते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है? देखिए यहाँ पे डेफिनेशन। Developmental milestones are behaviors or physical skills seen in the infants and children as they grow and develop. ऐसे माइलस्टोन जो कि बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के बिहेवियर और फिजिकल स्किल को शो करते हैं। बच्चे के फिजिकल स्किल कैसे? फिजिकल स्किल का मतलब हो गया उसकी क्राउलिंग हो गई, रोलिंग अप हो गया, वॉकिंग हो गई। ठीक है, ये फिजिकल स्किल हो गई, टॉकिंग हो गई उसकी। उसके अलावा उसका बिहेवियर, बिहेवियर लाइक उसकी जो लाफिंग प्रोसेस है, हंसने की जो उसकी प्रोसेस है, उसके अलावा क्राई करने की जो प्रोसेस है, ये सारे उसके बिहेवियर हो गए। ठीक है, तो बिहेवियर और फिजिकल स्किल अगर नॉर्मली बच्चे के अंदर उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिखते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, एक पर्टिकुलर एज पे, तो इसका मतलब क्या है? वो एक नॉर्मल डेवलपमेंटल कंडीशन है। ये नॉर्मल डेवलपमेंटल कंडीशन में कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं? लाइक रोलिंग ओवर है। ठीक है, रोलिंग ओवर का मतलब होता है बच्चा जब टर्न टर्न होता है फ्लोर के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा क्राउलिंग है, रेंगना है, वॉकिंग है, चलना है, एंड टॉकिंग, बात करने का तरीका जो है, उसके वर्ड्स, उसके साउंड्स जो उसके पर्टिकुलर एज में निकलते हैं, आर ऑल कंसिडर्ड माइलस्टोन। ये सभी जो हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? माइलस्टोन्स की कैटेगरी में आएंगे। दैट इज द नॉर्मल कंडीशन। जब ये अपनी नॉर्मल एज में रहेंगे, जब ये अपनी पर्टिकुलर एज में आएंगे, अपने पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आएंगे, तब वो जाकर के उनको हम क्या कहते हैं? माइलस्टोन। और वो माइलस्टोन कैसे रहेंगे? नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। द माइलस्टोन आर डिफरेंट फॉर ईच एज रेंज, यानी कि ये पर्टिकुलर अलग अलग रेंज में रहते हैं, अपनी अलग अलग एज रेंज में रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक वॉकिंग मैनर जो रहता है वो बच्चे का, लाइक वॉकिंग मैनर की अगर अपन बात करें तो बच्चा जो है वो 8 मंथ से लेकर के, यानी कि 8 मंथ से लेकर के और लगभग 15 मंथ तक जो है वॉक करना चाहिए। ये एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, नॉर्मल माइलस्टोन की बात हो गई। ये नॉर्मल माइलस्टोन है। ठीक है, कि 8 मंथ से लेकर के 15 मंथ के बीच बीच में उसका जो है वो क्या होना चाहिए? नॉर्मल वॉकिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि 20 मंथ का हो गया है बच्चा और वो चल नहीं पा रहा है, दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन। तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को क्या कह रहे हैं हम? डेवलपमेंटल डिले कह रहे हैं। ये डेवलपमेंटल डिले क्यों हुआ? किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से हुआ, कोई कमी हुई। ठीक है, और वो कमी क्या हो सकती है? वो कमी कुछ भी हो सकती है। मदर में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। ठीक है,
या फिर बच्चे में किसी तरीके का कोई न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाया है, या बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं। तो ये कुछ कारण हैं। तो इन कारणों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ये है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन का मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर जो उसकी फिजिकल स्किल्स हैं, उसका पर्टिकुलर जो बिहेवियर है, वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रहेगा, अपनी पर्टिकुलर एज में रहेगा। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, बच्चे की डेवलपमेंटल माइलस्टोन कह रहे हैं। देयर इज ए नॉर्मल रेंज। ये क्या रहेगी, नॉर्मल रेंज रहेगी। अ चाइल्ड मे रीच ईच माइलस्टोन। वो प्रत्येक जो माइलस्टोन है बच्चे का, चलना फिरना, ये सारे माइलस्टोन, जितने भी माइलस्टोन है वो अपनी रेंज में रहेंगे, अपनी नॉर्मल रेंज में रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मेन जो पॉइंट के ऊपर, जिसके बारे में हम यहाँ पे सारा सब कुछ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मेन जो कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास डेवलपमेंटल डिले। डेवलपमेंटल डिले क्या है? डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल डिले occurs when children have not reached these milestones but the expected time period। क्या कह रहा है डेवलपमेंटल डिले? डेवलपमेंटल डिले ये कह रहा है कि बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है, वो अपनी नॉर्मल माइलस्टोन में नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी नॉर्मल माइलस्टोन तक नहीं जा पाते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और इसी अपने नॉर्मल जो टाइम पीरियड है, अपना जो नॉर्मल टाइम पीरियड है माइलस्टोन का, उस नॉर्मल टाइम पीरियड पे वो अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल डिले। यानी कि वो अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटी थी वो अपनी पर्टिकुलर एज में करनी चाहिए थी बच्चे को, लेकिन वो किसी वजह से, किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से, या जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो अपनी जो माइलस्टोन एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाया। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दे रखा है कि एक जो नॉर्मल रेंज होती है लर्निंग टू वॉक, वॉक करने की बच्चे की, वो होती है बिटवीन 9 to 15 मंथ। कितनी होती है? 9 to 15 मंथ। लेकिन बच्चा अगर 20 मंथ 20 मंथ ओल्ड हो चुका है, 20 महीने का हो चुका है, और तब तक भी वो क्या नहीं कर पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक तरीके का डेवलपमेंटल डिले। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और इसके फर्दर पॉइंट की, कि इसमें और क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो इसमें हमें पता है कि फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है, कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो अल्टर हो सकते हैं, बिहेवियरल फंक्शन चेंज हो सकते हैं, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में भी जो है वो क्या आ सकती है, कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर ही आएगा, डेवलपमेंटल डिलेस के अंदर ही आएगा। Developmental delay is a significant lag in a child's physical, cognitive, behavioral, emotional, or social development in comparison with norms. In other words, developmental delays refers to when a child's development lags behind established normal ranges for his or her age। वो ही है, जैसे कि अभी मैंने आपकी इसकी जो डेफिनेशन बताई है, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि उसका चलना फिरना, ये सारा, तो ये सारे किस में आते हैं, ये सारे फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। ये सारे किस में आएंगे, फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसकी थिंकिंग, उसका सोचना, ठीक है, और सोचने के साथ साथ उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो सारा सब कुछ कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर आएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी किसके अंदर आएगा, कॉग्निटिव बिहेवियर के अंदर आएगा। उसके अलावा उसका बिहेवियरल पैटर्न, उसका बिहेवियर कैसा है, लव कैसा है, उसका अफेक्शन कैसा है, पेरेंट्स के साथ कैसा है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है,
ठीक है, रॉक्स बॉडी है या किस तरीके की है, तो वो एक बिहेवियर जो होता है बच्चे का बहुत चंचल होता है, तो एक बिहेवियरल जो अल्टरेशन आएंगे इसमें, बिहेवियरल अल्टरेशन इस तरीके के आ सकते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं बिहेवियरल अल्टरेशन में। उसके अलावा इमोशनली अल्ट्रेशन हमें देखने को मिलेंगे। नॉर्मली बच्चा क्या होता है कि माँ जब दूर जाती है या पेरेंट्स दूर चले जाते हैं तो बच्चा रोने लग जाता है या उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इमोशनल अल्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे बच्चा जो है वो किसी तरीके से इमोशनली अटैच होगा ही नहीं अपने पेरेंट्स से। तो इमोशनली अटैच नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे में किसी ना किसी कोई ना कोई इमोशनल अल्ट्रेशन आ रहा है और डेवलपमेंटल डिले का कोज हो सकता है ये। ठीक है, और इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट, सोशल अल्टरेशंस अगर देखने को मिलें तो सोशल अल्टरेशन में वो अपने आप को अलग ही आइसोलेट कर लेगा, वो किसी से कोई बातचीत नहीं करेगा, अपना अकेले खुद से ही सेल्फ टॉकेटिव रहेगा, खुद से ही बातचीत करेगा। तो एक सोशल अल्टरेशंस भी देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे भी, ये भी एक तरीके से डेवलपमेंटल डिले में आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको किस में देखने को मिलेगी, डेवलपमेंटल डिले में देखने को मिलेगी। मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, फिजिकल अल्टरेशन, कॉग्निटिव, बिहेवियरल और इमोशनल और सोशल अल्टरेशंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल जो चाइल्ड होता है उसको अगर कंपेयर करेंगे, डेवलपमेंटल डिले चिल्ड्रन अगर हमारे पास हैं और उस डेवलपमेंटल डिले चिल्ड्रन से अगर कंपेयर करते हैं तो उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, बहुत रात दिन का अंतर होता है। उनकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ही डिफरेंट कंडीशंस में हुई हैं। लाइक मान लीजिए कि डेवलपमेंटल डिले चिल्ड्रन है, उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक गई, तो उसमें ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो किसके दिखाई देंगे, ये सारे डेवलपमेंटल डिलेज के दिखाई देंगे, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इमोशनल और सोशल, इस तरीके के सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है हमें यहाँ पे डेवलपमेंटल डिले वाले चिल्ड्रंस में दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, रिस्क फैक्टर क्या है, और अभी मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर इसमें जो है वो रिस्क फैक्टर, सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर है वो है जेनेटिक फैक्टर। यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जेनेटिक फैक्टर दैट इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर causing the chromosomal abnormality, for causing the developmental delay in children's। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जेनेटिक रिस्क तो रहेगी। अब ये जेनेटिक रिस्क किससे रह सकती है, ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से रह सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में इसमें एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दिया है, लाइक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जो कि 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के एक्सेस हो जाने की वजह से होता है। यानी कि इसको हम एक दूसरा नाम हो रहा है इसका, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21। तो ट्राइसोमी 21 ये डाउन सिंड्रोम है। तो इस तरीके की जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं ये डेवलपमेंटल डिले का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा, उसके अलावा अगर हम देखें कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो है किसी तरीके की प्रॉब्लम्स जैसे कि लाइक पुअर माल न्यूट्रिशन, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन का मतलब है कि मदर ने अपनी प्रेगनेंसी स्टेट के अंदर जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, जिसमें बैलेंस्ड डाइट नहीं थी। ठीक है, बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये होता है कि बैलेंस डाइट में 3 कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं, उसमें 3 कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरीज डिवाइड करते हैं बैलेंस डाइट के अंदर। तो बैलेंस डाइट के अंदर हम बात करते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट अप्रोक्सीमेटली 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट में होने चाहिए।
प्रोटीन जो है अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% तक प्रोटीन जो है वो हमारी डाइट में होने चाहिए, ठीक है। और फैट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% तक फैट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो कैसा है, अगर पुअर है तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं माल न्यूरिस्ड कंडीशन कोज करेगा मदर के अंदर, जिससे कि बच्चे में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो सेल्स और ऑर्गन्स को भी प्रॉपर तरीके से क्या नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगी। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे में माल न्यूरिस्ट कंडीशन देखने को मिल सकती है। और माल नरिश्ड कंडीशन देखने को मिलेगी तो बच्चे में आपको जैसे कि हाइपोटोनिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं जो मसल डिफॉर्मिटी को भी कोज करेगी, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर में, लाइक एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स का एक्सपोजर कैसे, लाइक मदर में कोई लेड पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान, या मान लीजिए कोई ड्रग्स वगैरह एक्सेसिव यूज में ले रही है मदर, तो उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट आ गया, या मान लीजिए कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो गया ड्रग्स का, ठीक है। और तो कुछ ड्रग्स, कुछ पॉइजनिंग, कुछ टॉक्सिन्स, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर एक्सपोजर होता है इनका प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये भी क्या करेंगी, अफेक्ट कर सकती हैं। तो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर में एक ये भी माना जाता है कि एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स लाइक लेड पॉइजनिंग, लाइक टॉक्सिक ड्रग्स। उसके अलावा अगर हम बात करें इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर इन्फेक्शन देखें तो कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान इन्फेक्शन की बात करें तो उसमें टॉर्च इन्फेक्शन की हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो मदर से बच्चे में जो है इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांस रहते हैं, जिसमें कि टॉक्सोप्लाज्मा है, रूबेला है, साइटोमेगालोवायरस है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। इनसे बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, इन्फेक्शन फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है। उसके अलावा एचआईवी ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है, मीजल्स वगैरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये इन्फेक्शन कुछ प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले। उसके अलावा और कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, लाइक मैटरनल डिप्रेशन, अगर मदर जो है वो डिप्रेशन का केस है, ठीक है, तो ये डिप्रेशन एक एक तरीके का साइकेट्रिक होल्ड है। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा डीम्स, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, ये भी अगर मदर में देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के दौरान। डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन ऑफ डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्लीप। तो इसमें क्या रहेगा, स्लीप डिस्टरबेंस रहेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ रहेगी, स्लीप में, स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम रहेगी। अब स्लीप पैटर्न में प्रॉब्लम रहेगी तो श्योर है कि मदर जो है वो किस में चली जाएगी, डिप्रेशन में चली जाएगी। और डिप्रेशन में जाएगी तो उसमें पहले साइन एंड सिम्टम्स जो है वो क्या देखने को मिलेंगे, इंसोम्निया वगैरह देखने को मिलेगा, मदर को नींद नहीं आएगी। तो लैक ऑफ स्लीपिंग, इंसोम्निया, ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैटरनल डिप्रेशन के अलावा जो है और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, चिल्ड्रंस हु आर प्री मैच्योरली बोर्न, अपने मैच्योर है ना होने से पहले ही बच्चा जो है वो क्या हो चुका है, डिलीवर हो चुका है। तो ये ऐसी कंडीशंस हमें प्री मैच्योरिटी की कंडीशंस में देखने को मिलती हैं। प्री मैच्योरिटी क्या, नॉर्मल कंडीशन तो ये है कि नॉर्मल कंडीशन की फुल जेस्टेशनल पीरियड, टर्म प्रेगनेंसी 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पे क्या होना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए। एक बेबी की जो डिलीवरी है वो टर्म प्रेगनेंसी पे होनी चाहिए, दैट इज द नॉर्मल। अब ये प्री मैच्योरली अगर डिलीवरी हुई है, प्री मैच्योरली बॉर्न हुआ है, यानी कि 37 वीक से पहले ही डिलीवरी हो चुकी है, बेबी का बर्थ हो चुका है, तो ऐसी कंडीशंस में
जो है आपको डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल सकता है। तो प्री मैच्योरली अगर बॉर्न होता है तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो सकता है, डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर, जिसमें जेनेटिक फैक्टर्स हो गए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, और भी इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक मेटाबॉलिक फैक्टर्स। मेटाबॉलिक फैक्टर्स में लाइक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में हम पढ़ते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कि शेकन बेबी सिंड्रोम, जो कि ब्रेन में ट्रोमा की होने की वजह से होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि डेप्राइवेशन ऑफ फूड, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर में हम ये पढ़ते भी हैं, डेप्राइवेशन ऑफ फूड, सम वेरियस सीरियस इन्फेक्शंस लाइक अभी मैंने बात की मीजल्स हो गया, HIV हो गया, टॉर्च इन्फेक्शन हो गया। ये सारे जो हैं वो किसके अंदर आएंगे, रिस्क फैक्टर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे कंटिन्यू करते हैं इसको। वार्निंग साइन की अगर हम बात करते हैं तो वार्निंग साइन क्या है? वार्निंग साइन ऐसे साइन जो डेवलपमेंटल डिले को आइडेंटिफिकेशन करने में मदद करेंगे हमें, हम मेडिकल टीम की। तो उसमें जो सबसे पहला जो वार्निंग साइन आता है वो आता है बिहेवियरल वार्निंग साइन। बिहेवियरल वार्निंग साइन में जो बेबी का जो बिहेवियर है वो कैसा रहेगा? डज नॉट पे अटेंशन, वो अटेंशन मैनर में नहीं रहेगा, और स्टे फोकस, अपना फोकस जो है वो पूरा नहीं लगा पाएगा किसी चीज़ के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। दूसरा अगर हम बात करें, अवॉइड्स और रेयरली मैक्स आई कांटेक्ट, अपनी आई कांटेक्ट जो है वो नहीं कर पाएगा अपने पियरिंग, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, और इसके अलावा गेट अनयूजुअली फ्रस्ट्रेटेड, बिना किसी बात के फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, चिड़चिड़ापन रहेगा, एग्रेसिव बिहेवियर रहेगा, टॉक्स टू सेल्फ मोर, ज़्यादा से ज़्यादा खुद से ही ज़्यादा बातें करेगा। ठीक है, और उसका जो लव और अफेक्शन जो है वो मदर से या फिर फादर से जो है वो कैसा रहेगा? पूरा प्रॉपर नहीं रहेगा, अप्रूवल में नहीं रहेगा। तो डज नॉट सीक लव एंड अप्रूवल फ्रॉम ए केयर गिवर और पेरेंट, तो अपने पेरेंट्स से वो ज़्यादा अफेक्शन और लव के मैनर में नहीं रहेगा। और इसके अलावा हम बात करें बिहेवियरल वार्निंग साइंस के अलावा, जो दूसरी हम बात करें ग्रोस मोटार साइनिंग की। ग्रोस मोटार्स जो वार्निंग साइन है, ग्रोस मोटर वार्निंग साइन में जितने भी ये साइंस आते हैं ये हमारे लिम्स से आते हैं। इसमें हम बात करें स्टिफ आर्म, जो आर्म और लेग्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? स्टिफ हो जाएंगे। अपने आर्म्स को, अपने लेग्स को कैसे रखेगा? ये स्टिफ करके रखेगा, थोड़ा कठोर करके रखेगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्लॉपी और लिम्प बॉडी पोस्चर, फ्लॉपी और लिम्प बॉडी पोस्चर का मतलब क्या है? कि जब बच्चे को हैंग किया जाएगा, ठीक है, उसके ट्रंक के रीजन से अगर उसको हैंग किया जाएगा तो ये क्या करेगा? अपनी यू यू जो सिंबल होता है उसकी उस तरीके की एक पोजीशन बना लेगा। यू सिंबल पोजीशन बनाना, इसका मतलब क्या है? कि उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है नर्वस सिस्टम से। और इसके अलावा हम बात करें कि उसकी जो मसल टोन है वो कैसी है? वो कम है। तो मसल टोन के केस जो है, मसल टोन का लॉस हो जाना, ऐसे केस हमें हाइपोटोनिक जो सिंड्रोम्स हैं बच्चे के अंदर होने वाले, उनमें हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें हमें फ्लॉपी फ्लॉपी और लिम्प बॉडी पोस्चर हमें बच्चे में देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यूजेज, मोस्टली वन साइड ऑफ बॉडी। ठीक है, बच्चा जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वन साइडेड ऑफ बॉडी को ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। बच्चे मोस्टली इतना ध्यान नहीं लगाते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो डेवलपमेंटल डिले से ग्रसित हैं वो मोस्टली क्या करेंगे? अपनी एक साइड, वन साइड ऑफ बॉडी को ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, हैज़ ए वेरी क्लमसी मैनर। क्लमसी मैनर का मतलब ये हो गया, क्लमसी मैनर का मतलब ये है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर के अंदर हम पढ़ते हैं क्लमसी मैनर। इसमें बेबी के अंदर क्या रहेगा? जो कोऑर्डिनेशन है मूवमेंट के साथ, आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड कोऑर्डिनेशन है, लेग कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरा प्रॉपर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से बच्चे में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो साइकिलिंग करेगा, चलेगा फिरेगा तो कहीं भी क्या करेगा?
गिर सकता है, ट्रॉमा होने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो क्लमसी मैनर में कैसे रहेंगी? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू न्यूरल अल्टर न्यूरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फिजिकल अल्टरेशन, और मोटार डेवलपमेंट जो है वो कैसा रहेगा यहाँ पे, वो भी अल्टर रहेगा। तो क्लमसी मैनर जो है किस तरीके का रहेगा? यहाँ पे बच्चा जो है इसमें न्यूरल कोऑर्डिनेशन और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि मोस्टली जो है वो मसल्स का कोऑर्डिनेशन पूरा प्रॉपर नहीं रहेगा, आइज का कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो जिसकी वजह से बच्चे में इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। बच्चा जब चलेगा, साइकिलिंग करेगा, या मान लीजिए कि कोई वर्किंग कर रहा है, तो उसके दौरान उसका पूरा कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और पूरा कॉन्शियस भी नहीं रहेगा उस चीज़ से, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बच्चे में इंजरी वगैरह होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, विजन वार्निंग साइन। विजन वार्निंग साइन की अगर हम बात करें तो विजन वार्निंग साइन में सीम्स टू हैव डिफिकल्टी इन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स और पीपल विद हर आईज, यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह है अगर उसको देखने के लिए बोल रहे हैं तो प्रॉपरली जो है अपनी आईज को बहुत रेयर कंडीशन में ही क्या करेगा, उसकी तरफ मूव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो या फिर या तो उसको देखेगा ही नहीं, तो सीम्स टू हैव डिफिकल्टी इन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, या तो उस ऑब्जेक्ट को देखना ही पसंद नहीं करेगा, और देखेगा तो अपनी आईज को और अपने हेड को दोनों को टर्न करेगा, क्लियर। और इसके अलावा रब्स आईज फ्रिक्वेंटली, बार बार क्या करेगा, अपनी आईज को रब करेगा। और इसके अलावा टर्न्स, टिल्ट और होल्ड हेड इन स्टेन और अनयूजुअल पोजीशन व्हेन ट्राइंग टू लुक एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की अगर कोशिश भी करता है तो अनयूजुअल पोजीशन बनाएगा। अनयूजुअल पोजीशन कैसे बनाएगा? एक ही साइड में अपने हेड को होल्ड करके रखेगा, टिल्ट करके रखेगा और घुमा के रखेगा, लाइक ए टर्न, जिसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो काम तो कर रहा है कि काम क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है, टर्न। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, राइटिंग के साथ साथ ही किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और ऑब्जेक्ट को देखते देखते क्या कर रहा है, अपनी हेड को भी क्या कर लिया, इसने होल्ड कर लिया, अपनी आईज को भी एक ही जगह पे क्या कर लिया है, होल्ड कर लिया है, और हेड को पूरा टर्न कर लिया है, ठीक है। लेकिन अपनी जो नॉर्मल जो वर्किंग ये कर रहा था राइटिंग की, वो कंटिन्यू रखेगा। तो ऐसा होता नहीं है बच्चों में, तो ये डेवलपमेंटल डिलेज के केस में ही हमें देखने को मिलेगा कि वो अपनी जो राइटिंग स्किल है उसको तो कंटिन्यू कर रहा है, उधर ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है, तो ऐसा बच्चों में देखने को नहीं मिलता हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, सीम्स टू हैव डिफिकल्टी इन फाइंडिंग और पिकलिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप ऑन द फ्लोर, अगर कोई फ्लोर के ऊपर कोई चीज़ वगैरह गिर गई है और अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि उसको उठाएं, उसको ढूंढ के लाए, तो अगर बच्चा नहीं ला रहा है या नहीं ला पा रहा है, उसको डिफिकल्टी हो रही है उसको उठाने में या उसको ढूंढने में, तो ये भी डेवलपमेंटल डिले के केस में हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें फोकस की, तो आई कांटेक्ट नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चे का। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि हियरिंग वार्निंग साइन की, हियरिंग वार्निंग साइन क्या, हियरिंग वार्निंग साइन, इसमें बच्चा जो है अगर हम बात करें कि टॉकेटिव नेचर की, बच्चे के जो टॉकेटिव नेचर है बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस में बात करेगा, वेरी सॉफ्ट वॉइस में बात करेगा। इसके अलावा अगर देखें तो रेस्पॉन्ड जो है वो करने में टाइम लगाएगा, ठीक है। उसको अगर कोई बात उससे कर रहे हैं, अगर हम उससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो रेस्पॉन्ड या तो करेगा ही नहीं, और करेगा तो बहुत रुक रुक के करेगा, तो डिफिकल्टी इन रेस्पॉन्डिंग। और इसके अलावा क्या देखने को मिल सकते हैं हमें साइंस, टर्न बॉडी सो दैट द सेम ईयर इज ऑलवेज टर्न टुवर्ड साउंड, ठीक है। जिधर से साउंड आ रहा है, जिस ईयर से सुनाई दिया उस ईयर के साइड से ही हेड को क्या करेगा, टर्न करेगा। और इसके अलावा हैज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, तो किसी चीज को जल्दी से टैकल नहीं कर पाएगा, ठीक है। डज नॉट स्टार्टल टू लाउड नॉइस, अगर कोई लाउड नॉइस यानी कि तेज आवाज में अगर उसको डांट दिया या तेज आवाज में किसी को, बच्चे को बुलाया, ठीक है, तो
मोस्टली क्या होता है कि तेज आवाज में बच्चे को डांट देते हैं तो या तो बच्चा रोने लग जाता है या भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो डेवलपमेंटल डिले वाले जो चिल्ड्रंस हैं, इनमें किसी तरीके की कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी। डज नॉट स्टार्टल टू लाउड नॉइसेस। इसके अलावा ईयर्स अपीयर स्मॉल और डिफॉर्म्ड। इसमें डेवलपमेंटल डिलेज वाले केस में जो है इन इस तरीके के बच्चों में हमें जो है उनके जो कान हैं, इनके इनके जो ईयर हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे, स्मॉल देखने को मिलेंगे और डिफॉर्म्ड, यानी कि उनमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स वगैरह, डिफॉर्मिटी या विकृति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें फेल्स टू डेवलप साउंड्स और वर्ड्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अपने साउंड्स, अपने वर्ड्स को डेवलप नहीं कर पाएगा अपनी पर्टिकुलर एज में, ठीक है। लाइक माँ बोलना, पापा बोलना, ठीक है, इस तरीके के साउंड्स डेवलप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं स्लाइड को। स्क्रीनिंग की बात करते हैं। स्क्रीनिंग क्या, स्क्रीनिंग डेवलपमेंटल डिले के लिए स्क्रीनिंग करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कोई कंफर्मेटरी डायग्नोसिस तो है नहीं। अब कंफर्मेटरी डायग्नोसिस नहीं है लेकिन स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। अब स्क्रीनिंग में क्या, अलग अलग तरीके की स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे की जो कंडीशन है वो कितनी कौन से लेवल पे पहुंच गई है जहां पे हम बच्चे को किस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। तो उसमें अलग अलग तरीके की स्क्रीनिंग आती है, जैसे लाइक बैटल डेवलपमेंटल इन्वेंट्री स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, बेलेस इन्फेंट न्यूरो डेवलपमेंट स्क्रीनर, चाइल्ड डेवलपमेंट इन्वेंट्रीज, द डेनवियर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, कुछ ऑडियोलॉजिस्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा पता लगाते हैं कि बच्चा जो है वो कौन सी कंडीशन में है, कौन से लेवल पे है, फिर उसके बाद में उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे करवाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें थेरेपीज की, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज में हम बात करते हैं थेरेपीज की, तो इसमें थेरेपीज जो है हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को। फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियरल थेरेपी। अगर जिस तरीके की अगर प्रॉब्लम है बच्चे को, जिस तरीके की डेवलपमेंटल डिले है, उस तरीके की थेरेपी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फिजिकल अल्टरेशन आ रहा है तो उस तरीके से ग्रोस मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो है वो क्या दी जाती है, फिजिकल थेरेपी दी जाती है। चलने फिरने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम फिर डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं बच्चे के लिए, लाइक क्रच 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 वगैरह हम यूज कर सकते हैं, स्टिक यूज कर सकते हैं चलने के लिए। तो उसको ग्रोस मोटर स्किल्स को एनकरेज, उसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसमें कुछ डिवाइसेस आती हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो कि सेंसरी प्रोसेसिंग को बढ़ाएगी, सेल्फ हेल्प इश्यूज को बढ़ाएगी। अगर वो खुद की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उस कंडीशन में जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करेगी, ये भी क्या करेगी, मोटर स्किल्स को क्या करेगी, डेवलप करेगी, जिससे कि बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो क्या होगी, बिल्डअप होगी। और इसके अलावा हम बात करें स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी की। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी, ये एक जितनी भी थेरेपीज हैं ये एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जाती हैं, इनके पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स होते हैं। स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी में स्पीच थेरेपी जो कि टिपिकली यूज टू एड्रेस प्रॉब्लम्स इन द एरियाज ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज एंड स्पीच साउंड। हो सकता है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर स्पीच अपनी साउंड नहीं निकाल पा रहा है, अपनी लैंग्वेज को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उसको समझाने के लिए, उस स्पीच थेरेपी को बताने के लिए, उस लैंग्वेज थेरेपी को बताने के लिए कुछ डिवाइसेस भी यूज की जाती हैं, लाइक हेडफोन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। हेडफोन्स भी बच्चे के हेडफोन्स लगा करके उसको इस तरीके की थेरेपी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रोजेक्टर पे अलग अलग तरीके की साउंड्स और साउंड्स सुना करके कुछ पिक्चर्स वगैरह दिखा करके इस तरीके की थेरेपीज वगैरह दी जाती हैं। और इसके अलावा हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन में बच्चे के जो प्लेइंग स्किल्स है, डेवलपमेंटल स्किल्स है, इनके बारे में बच्चे को क्या करते हैं, बिल्डअप करने के लिए
इस तरीके की एजुकेशन दी जाती है जिससे कि उसकी डेवलपमेंटल स्किल्स और प्लेइंग स्किल्स जो है वो इंक्रीज हो सके। उसके अलावा हम बात करें कि बिहेवियरल थेरेपी में बच्चे के जो बिहेवियर है, बिहेवियरल जो डिफिकल्टीज आ रही थी बच्चे के अंदर, वो किससे इम्प्रूव होगी? बिहेवियरल थेरेपी से इम्प्रूव होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगी डेवलपमेंटल डिलेज के अंदर। और इसके अलावा अदर इंटरवेंशंस की अगर हम बात करें तो अदर इंटरवेंशंस में देखें कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे इस तरीके की डिवाइसेस आती हैं जो कि बच्चों को मोटर स्किल्स और फिजिकल स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स को सीखने के लिए कुछ डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। तो कुछ असिस्टिव टेक्नोलॉजीज भी जो है इसमें कारगर सिद्ध होती हैं। तो इंटरवेंशन में हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी में कुछ डिवाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं जो कि बच्चों के लिए कैसी रहेगी? हेल्पफुल रहेगी, नीडेड रहेगी। उसके अलावा हम बात करें ऑडियोलॉजी और हियरिंग सर्विसेज। ऑडियोलॉजी हियरिंग सर्विसेज ऑडियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम बात करें काउंसलिंग बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। काउंसलिंग यहाँ पे किसको देनी है? यहाँ पे सॉरी, काउंसलिंग जो है वो हमें फैमिली मेम्बर्स को देनी है, लाइक उनके पेरेंट्स, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको क्या करना है? हमें काउंसलिंग प्रोवाइड करना है और उनको ट्रेनिंग भी देनी है कि बच्चे को किस तरीके से रखा जाए। उसके अलावा मेडिकल और नर्सिंग सर्विसेज भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर बच्चे को अगर अगर अदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो ये भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। अगर मदर डिप्रेशन में है, अगर डिम्स की कंडीशन है, डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्लीप, जिसमें कि डिप्रेशन के केस हमें देखने को मिलते हैं मदर के, तो मदर पहले से ऑलरेडी डिप्रेस थी, बाद में बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम हो गई, फिर और ज़्यादा डिप्रेस हो गई, तो ऐसी कंडीशन में साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो टाइम टू टाइम साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिससे कि मदर जो है वो क्या हो सके? उस कंडीशन से बाहर निकल सके। तो एटलीस्ट मदर तो जो है वो सही रहे, तो मदर सही रहेगी तो बच्चे को आसानी से ट्रीट कर पाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ अदर इंटरवेंशन सर्विसेज। और इसी के साथ ही डेवलपमेंटल डिलेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करना जिससे कि उनको हेल्पफुल हो ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल से अटैच होने के लिए बोलें जिससे कि उनको आसानी से जो कंटेंट है वो मिल सके, अपने वो नोट्स प्रॉपरली बना सकें जिससे आने वाली एग्ज़ाम्स में उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।